हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए एक बार फिर हाजिर हैं चैप्टर वाइज PAYQ फॉर एनडीए एग्जामिनेशन और टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम सेशन 2। तो बाइनोमियल थ्योरम सेशन 1 में भी हम लोग बहुत सारा PYQ एनडीए में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं और कुछ क्वेश्चन रह गया था तो हम लोग सेशन 2 में आज करने जा रहे हैं। और यहाँ पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्बली क्वेश्चन का जवाब दें ज़्यादातर क्वेश्चन में। तो देखोगे 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली जवाब दे पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करो। और जब इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो स्वाभाविक है आप समझ सकते हो कितना औरों को पिछाड़ दोगे और मेरिट में आ जाओगे। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power p 1 plus x power q the coefficient of x power 3 is 35, then what is the value of p plus q। अब इसको वर्बली कैसे जवाब देंगे? देखिए यहाँ बेसिस तो सेम है तो 1 plus x पावर p plus q हो जाएगा। तो p plus q c3 इक्वल टू 35। तो अब p plus q की जगह पर क्या डाल दें कि समथिंग c3 को 35 हो जाएगा। तो 5c3 तो 35 होता नहीं, 10 होता है। 6c3 35 होता नहीं, 20 होता है। 7c3 35 होता है। सो 7 विद आंसर 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, 6 कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू 5 35, दैट विल मैच विद दिस। अब ये इसके पीछे लॉजिक क्या अप्लाई किया, चीज़ को समझो। हम लोग यहाँ पर देखेगा कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक सेम है तो 1 plus x to the power p plus q ये हुआ। और इसमें हमें x to the power 3 का कोफिशिएंट चाहिए तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, p plus q c3 होगा। क्योंकि ये इतना तो पढ़े होगे, इसकी थ्योरी समझिएगा पहले। इतना तो आपको सबको पता होगा कि 1 plus x to the power n का एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें से x to the power r का कोफिशिएंट होता है NCR, ये कोफिशिएंट होता है। x पावर r कोफिशिएंट क्या होता है, NCR। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यही n की जगह p plus q, तो x पावर 3 का कोफिशिएंट हो जाएगा p plus q c3। अब p plus q की वैल्यू पूछी जा रही तो देखेंगे क्या यहाँ पर लिखें कि ये इक्वल टू 35 हो जाएगा। क्योंकि इसका कोफिशिएंट खुद यहाँ पे दिया है, x पावर 3 का कोफिशिएंट 35 है। तो ये 35 कब होगा, तो p plus q की वैल्यू निकालना है तो आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई हम लोग 4 से 5 से शुरू करेंगे, 6 7 8 ऐसे करेंगे। तो या तो ऑप्शन के थ्रू डाल सकते हो। तो 5c3 यानी 5c2 यानी 10 होता है। 6c3 तो आपको पता है 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टर 3 तो 20 होता है। 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4। और 7 जब c3 करेंगे तो ये 35 होगा। 7c3 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 6 हो गया, कैंसिल हो गया 35। तो ये आराम से वर्बली हो सकता है। जब 1 plus x पावर n का एक्सपेंशन करेंगे तो x पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है। इसी प्रकार ये n है तो x पावर 3 का कोफिशिएंट NC3 होगा। तो दिस C3 इक्वल टू 35 गिवन है। तो आपको देखोगे p plus q जहाँ पे क्या रखें कि p plus q c3 35 हो जाएगा। तो 7 रखने पर 7c3। तो आइदर यू कैन ट्राई ऑन योर ओन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, अदरवाइज यू कैन गो थ्रू ऑप्शन। इन्हीं में 4 में तो कोई ना कोई करना होगा, है ना। तो बताओ ये चीज़ जब पता है तो ये वर्बल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब वर्बल हो जाएगा तो स्वाभाविक है समय बचा पाओगे। तो चलो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम लोग वर्बली कैसे करेंगे। व्हाट इज द रिमाइंडर वन, दिस इज डिवाइडेड बाय 7। तो इसको बेस को डिवाइड करोगे, 2 का पावर 3 कर दो 8 हो जाएगा। 2 को इतना पावर रेज करोगे कि 7 के मल्टीपल के आसपास हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 करोगे 8, तो यानी 8 का पावर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 8 का पावर 40, और जब 8 को 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 पावर 41, 1 विल बी द आंसर। तो 1 विल बी द रिमाइंडर। इसको दो तरीके से कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 3 का पावर 40 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर करो 7 से करोगे तो 8 का पावर 40 डिवाइडेड बाई 7, यानी 1 का पावर 40 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1 रिमाइंडर आएगा। क्योंकि 1 पावर एनीथिंग 1 ही होगा। और चाहो तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, 7 plus 1 का पावर 40, इसको 8 को, है ना, और उनको हम डिवाइड करना 7 से। तो यहाँ लास्ट वाला छोड़ करके बाकी सब लिखोगे मल्टीपल ऑफ 40, मल्टीपल ऑफ 7। 7 का मल्टीपल x प्लस 1 पावर में x लास्ट टर्म छोड़ करके सब जगह x रहेगा। तो मल्टीपल ऑफ 7 और प्लस
1 का पावर 40 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 7, तो ये तो पूरा कैंसिल कर देगा, 1 विल बी द रिमाइंडर, 1/7 द रिमाइंडर विल बी 1। तो या तो आप इसको डिवाइड करो, इतना पावर रेज करोगे 7 से बड़ा हो जाए, 7 के मल्टीप्लाई आसपास हो जाएगा, 2 पावर 3 की 8 हुआ, अब बेस को डिवाइड करोगे तो 1 का पावर 40 1 ही देगा, 1 डिवाइडेड बाई 7 1 विल बी द रिमाइंडर। तो दिस कैन बी डन इजीली वर्बली, या तो इस तरीके से हम इसको कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, है ना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mn। अगर फोर्थ टर्म 5/2 है तो r की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और r की वैल्यू हम लिखते हैं np डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, स्टैंडर्ड फार्मूला बताए थे, इसका को एक्सपोनेंट x का 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 1 + 1 2, तो n/2 इक्वल टू आ जाएगा 3, तो n इक्वल टू 6, तो इसकी वैल्यू 6 तो वर्बल आ गई, 6 तो वर्बली आ गई। देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले इसका कंसेप्ट क्या है। अगर कहीं पर x टू द पावर p और प्लस 1/x टू द पावर q के एक्सपेंशन में, पावर n के एक्सपेंशन में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो उसके लिए r की वैल्यू निकालते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं np डिवाइडेड बाई p प्लस q, ये r। तो r की वैल्यू अगर 3 आई तो चौथा टर्म, 4 आई तो पांचवा टर्म, तो r की वैल्यू जो भी निकलेगी, तो यहाँ x की वैल्यू एक तरीके कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू एन, तो 1 इंटू एन यही मैंने मालूम किया, 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई, और यहाँ 1 को पे p और q 1 है, 1 + 1 दैट इज 2 इक्वल टू, ये जब फोर्थ टर्म है इसका मतलब r की वैल्यू 3 आई होगी, तभी तो फोर्थ टर्म, क्योंकि r की वैल्यू हम ऐसे रखते हैं जनरल, tr + 1 इक्वल टू होता है ncr, है ना, x पावर n माइनस r e का पावर r। तो यहाँ पर अगर ये चौथा है तो इसका मतलब 3 होगा, r की वैल्यू 3 डालेंगे तभी फोर्थ टर्म होगा, तो r 3 आई, मतलब चौथा टर्म है तो r इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू क्या मिला, n इक्वल टू 6 मिला, 1 इंटू एन, एन ही रहा, n/2 इक्वल टू दिस। तो यही मैंने वर्बल कर लिया कि भाई यहाँ पर 1 इंटू एन, तो n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू फोर्थ टर्म कर रहा है, तो इसका मतलब r इक्वल टू 3, तो n/2 इक्वल टू 3, है ना, तो ये क्या वर्बल नहीं कर सकते, n/2 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 6, तो n फिक्स हो गया। तो ये काम मैंने वर्बल कर दिया, ये चीज़ आप पढ़े होगे तभी तो कर पाओगे ना, तो ये तो ना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे बात क्या करते हैं कि भाई n इंटू एम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टर्म इंडिपेंडेंट हो ऑफ एक्स होगा, एब्सोल्यूट टर्म होगा, है ना, तो उस केस में यहाँ पर ये कांस्टेंट ही बचेगा। तो पता चला कि भाई फोर्थ टर्म इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स है नहीं, तो फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे, 6c3 और फर्स्ट टर्म का पावर 3, एक्स में एक्स तो रहेगा नहीं, तो एक्स का यहाँ पर m का पावर 3 इज इक्वल टू लिख देंगे 5/2, क्योंकि ये एब्सोल्यूट टर्म दिया ना, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 5/2, यानी x नहीं है इसमें, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फोर्थ टर्म माने 6c3, फोर्थ टर्म लिखोगे और x पावर 3 1/x पावर x कैंसिल हो जाएगा, तभी तो एब्सोल्यूट टर्म रहेगा, तो m का पावर क्यों रहेगा, है ना। तो यहाँ केस में 6c3 m का पावर 6 - 3 दैट इज 3 पावर 3, ये गिवन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होता है, तो 20 होता है, इधर 20 से डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 40 1/8, तो m की वैल्यू आ जाएगी हाफ, m की वैल्यू हाफ आएगी, 1/8 आ जाएगी, m क्यूब इक्वल टू 1/8, 20 इधर गया तो 5/40 1/8, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m क्यूब इक्वल टू 1/8, तो m इक्वल टू हाफ, तो m इक्वल टू हाफ आया, तो n इक्वल टू 6 था, तो हाफ इंटू 6 3, तो 3 विल बी द आंसर, है ना। तो यहाँ हमारे पास m की वैल्यू निकली 1/2 और n की वैल्यू मिली 6, तो वर्बल थी, तो कैंसिल करके 3 हो गया, दैट दिस विल बी द आंसर। तो एब्सोल्यूट टर्म कैसे निकलता है आपको पता है, r की वैल्यू निकालोगे n इंटू पी डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू जो बताया, तो n की वैल्यू वर्बल आ गई, और उसके बाद 6c3 m क्यूब, है ना, जहाँ आप 3 है उतने पावर रेज होगा पहले का, 6 - 3 3 ही रहेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया, x कैंसिल हो जाएगा, तभी तो एब्सोल्यूट टर्म है। तो बस इसकी वैल्यू 20 है, आराम से इसको निकाल सकते हो, मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो या थोड़ा सा लिख भी सकते हो, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, in the binomial expansion this the sum of the middle term is 0, then what is the value of this। तो मिडिल टर्म जब बात करेंगे तो इसमें बेसिस एक्सपोनेंट सेम है, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² - y²
का होल पावर n प्लस वन हो जाएगा। आड है तो इवन टर्म होंगे एक्सपेंशन में, टू मिडिल टर्म होंगे, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, तो डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो बराबर होता है, तो दिस विल द आंसर। देखो मैंने क्या किया इसको आप लिख पाओगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पावर ट्वाइस एन प्लस वन। अब ट्वाइस एन प्लस वन है, प्लस वन जो डिवाइड करोगे तो टी, इसमें टी एन प्लस वन और टी एन प्लस टू, दीज आर द टू मिडिल टर्म होंगे। तो अब हम लिखेंगे, लिखना है तो ट्वाइस एन प्लस वन सी, ये जगह एन प्लस वन टर्म को मैं यहाँ पे ले जाएगा एन, और एक्स स्क्वायर का पावर, इसमें दिस माइनस दिस करोगे तो एन प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर का पावर एन, है ना, और प्लस आगे वाला एन प्लस टू टर्म का हो जाएगा ट्वाइस एन प्लस वन सी एन प्लस वन, और एक्स स्क्वायर का पावर हो जाएगा एन, और माइनस वाई का पावर हो जाएगा एन प्लस वन, इट इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दिस प्लस दिस टू एन प्लस वन, तो ये आपका ये कैंसिल, चाहो तो कैंसिल कर दो। इसको जब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो एक्स पावर टू एन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और ठीक है, और इधर उसको ले जाओगे तो माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर एक अगर ये माइनस होगा तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस होगा तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो जब डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। वैसे भी पता होना चाहिए दो मिडिल टर्म क्या होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल होता है, बट टर्म का रेशियो बचेगा, है ना, क्योंकि इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू उसका बाइनोमियल को, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म होंगे, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो उधर ले जाओगे तो दोनों पॉजिटिव करके डिवाइड कर दोगे तो रेशियो हमेशा 1 होता है, क्योंकि मिडिल टर्म क्या होता है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो आप ये तो थ्योरी से ही आप बता सकते हो कि टर्म यहाँ पर ये है ए प्लस बी माइनस बी, इन्हीं टर्म का रेशियो क्या 1 हो जाएगा, कि दे आर इक्वल बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ माइनस है तो रेशियो विल बी 1, है ना। और या तो आप इस मेथड से कर सकते हो, इसको डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर आ जाए, उधर ले जाओगे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, आराम से आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे कि ये 1 प्लस एक्स पावर एक्सपेंशन है ना, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा 1 प्लस समथिंग एक्स, 1 डिग्री 2 डिग्री टर्म, ये पॉलिनोमियल हो गया डिग्री का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अब यहाँ एनालिसिस करना है कि ये जो T1 टू T2 है तो ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर 2T2 3T3 तभी आएगा जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, T1 शुरू हो रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 हो गया, T1 और प्लस 2x T2 प्लस 3T3 इंटू 3x स्क्वायर ऐसे चलेगा, और जैसे x = 1 डालोगे तो सारा ये चीज़ मिलता जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट करके = 1 डालोगे ये मिल जाएगा, क्योंकि ये पता है जब सारा टर्म पॉजिटिव होता है तो = 1 डालते हैं, और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई है टर्म से, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन वाला है, डिवाइडेड है तो इंटीग्रेशन वाला है, और अगर अल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो = -1 डालेंगे, सारे टर्म पॉजिटिव हैं तो +1 डालेंगे। तो साफ साफ जाहिर है जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करके = 1 डालोगे तो ये मिल जाएगा, तो इधर उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे n 1 + x पावर n - 1 और = 1 डालोगे तो n 2 का पावर n - 1, दिस विल बी द आंसर। वर्बल है, अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कैसे, वर्बल आप भी कर सकते हो, 1 + x टू द पावर यहाँ पर n - 1 हो जाएगा, और जैसे = 1 डालोगे तो बस आंसर हो जाएगा, n × 2 पावर में, दिस इज व्हाट इज आंसर। क्यों, क्योंकि जब देखो क्या हो रहा है, इधर भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर आपका T1 और प्लस T2 × 2x और प्लस T3 × 3x स्क्वायर और प्लस अप टू -1, और जैसे ही x = 1 डालोगे, है ना, तो n 2 का पावर n - 1, यहाँ आपका T1 और प्लस ट्वाइस T2 और प्लस 3T3 और प्लस -1, ये पूछा जा रहा है और ये उसका रिजल्ट आ गया। तो क्या वर्बल नहीं हो सकता है, हमको बस ये एनालिसिस करना है कि डिफ्रेंशिएशन करके = 1 डालने पर आएगा, तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करोगे वर्बल आ जाएगा n 1 + x पावर n - 1, और जैसे 1 डालोगे तो ये अपने आप n 2 का पावर n - 1, आराम से वर्बल कर सकते हो, अपने आप में स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है ना। बस ये लॉजिक होना चाहिए, सारे प्लस हैं तो = 1 डालोगे, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो = -1 डालोगे, है ना। कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफ्रेंशिएशन का है, डिवीजन होता है तो इंटीग्रेशन का होता है ना। ये चीज़ तो पढ़ाया गया होगा, जानते ही होगे,
हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब एस इक्वल टू -1 डालना होगा और कोफिशिएंट 2 3 4 ऐसे मल्टीप्लाइड है, यानी डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन है और एस इक्वल टू -1 डालना होगा। तो है कैसे 1 - t1, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हट जाएगा, t1 से शुरू हो जाएगा और फिर इधर 2x t2 3, तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू -1 डाल देना, फिर 1 नहीं है इसमें तो 1 जोड़ देंगे, दोनों तरफ क्या फर्क पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं वाले, डिफरेंशिएट करोगे तो आपका इक्वल टू -1 डालोगे तो 0 आ जाएगा, n इंटू 0 का पावर समथिंग 0, तो इधर 0 आ जाएगा, इधर आपका t1 है ना -t2 प्लस t3 ऐसे करोगे, और जबकि यहाँ पर तो साइन अपोजिट है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा, और फिर 1 1 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। देखो कैसे होगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, समझ जाओगे तो आप भी वर्बल करना शुरू कर दोगे। n-1 इज इक्वल टू इधर आपका हो जाएगा t1 और प्लस यहाँ हो जाएगा t2 इंटू 2x प्लस t3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। और जैसे ही इसमें x इक्वल टू -1 डालोगे, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो बताया था इक्वल टू -1 डालोगे तो इधर आपका 0 हो जाएगा, इधर आपका t1 और -2t2 प्लस 3t3 -4t4 प्लस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब यहाँ रिक्वायरमेंट है कि साइन चेंज है, -t1 चाहिए, यहाँ तो प्लस का t1 है, t2 यहाँ पर तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये रिक्वायरमेंट हो गया। अब 1 और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, 1 जैसे ऐड करोगे तो पूरा एक्सप्रेशन वो पूछा जा रहा है और ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, -0 + 1 दैट इज 1, -0 ओनली, तो 1 वहाँ रिक्वायरमेंट है इसलिए 1 दोनों तरफ ऐड किया तो वो एक्सप्रेशन बन गया उसका रिजल्ट। तो क्या ये वर्बल नहीं कर सकते हो, जैसे माइनस डालोगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड 0 आता है, इस टाइप के एक्सपेंशन में -1 डालोगे तो यहाँ पर आपका 0 का पावर क्या हो जाएगा, समथिंग 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, साइन चेंज करके +1 करना है, तो इधर साइन मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे +1 दोनों तरफ करोगे तो वही +1 ही जो है उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो जी, कोई दिक्कत है इसमें? तो हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन प्लस एक्स पावर n यहाँ पर इतना है, देन व्हाट इज t1 t2 t3, सब t1 t2 t3 है, तो इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ मल्टीप्लाइड नहीं है, 2 3 4 मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो सीधा डिफरेंशिएट नहीं करने की जरूरत नहीं, सीधा x=1 डालोगे। जैसे 1 डालोगे तो इस केस में आपका 1 प्लस यहाँ पर आपका t1 t2 t3 आ जाएगा, t1 t2 t3 1 इधर ले जाना, तो यहाँ पर आपका 2 पावर n-1, दिस विल द आंसर, जो सिंपली x=1 डाल देना, तो 2 का पावर n इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में 2 पावर n 1 प्लस t1 और प्लस t2, साफ साफ दिख रहा है क्या होना चाहिए थे, इसको इधर ले जाओगे तो ये आंसर हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, ये एक्सप्रेशन है, ये पूछा जा रहा है ना आसान, कितना आसान तो क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, है ना। देखिए यहाँ पर इसको क्या करोगे, इफ द सिक्स्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 5600 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो सिक्स्थ टर्म है, इसका मतलब 8c5 दिस पावर 3 और दिस सेकेंड पावर 5 इट इज इक्वल टू 56, एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। तो छठा टर्म का मतलब हो जाएगा 8c5, अगर यहाँ पर t6 होता है तो यहाँ 6 होता है, r+1 तो r होता है, कम होता है, और यहाँ पर हो जाएगा x का पावर -8/3 का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 - 5 दैट इज 3, और सेकेंड टर्म हो जाएगा x² और प्लस x² इंटू log ऑफ x एट बेस 10, इसका पावर कितना हो जाएगा 6 - 5 हो जाएगा, करेक्ट, इज इक्वल टू दिया है 5600, है ना। पता है x+1 पावर n का एक्सपेंशन में क्या होता है, यहाँ पर 8 - 5 3 आ जाएगा, r पावर 5 r हो जाएगा, है ना। ये पढ़ोगे tr+1 इज इक्वल टू होता है NCr
और x पावर n माइनस आर और a का पावर r, x प्लस a का पावर n के एक्सपेंशन में यही किया है। तो यहाँ r है तो यहाँ पर 5 है, तो ये a का पावर r, ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ना, एज पर दिस रूल। चलो हम लोग बात करते हैं। अब देखिए कहानी, जैसे 8C3 तो पता ही होगा सबको कि 56 होता है ना। 8C3 5C5 को 8C3 का लेना, तो जैसे 8C3 करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई फैक्टर 3, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 7 जा 56, तो वर्बल आ गया। तो ये आपका कैंसिल होकर के 56 कैंसिल करके इसको 100 कर देगा, यानी 10 स्क्वायर कर देगा। अब समझो इसको भी काट दो लगे हाथ, ये आपका 3 कैंसिल हो जाएगा, x पावर -8 और यहाँ x स्क्वायर का पावर 5 था तो x पावर 2 बचेगा, तो x पावर 2 और लिख ही देता हूँ ज़्यादा समझ में आएगा, x पावर 2 बचेगा, x पावर -8 और x पावर 10, अलजेब्रिक सम करोगे तो -8 और प्लस का 10 2 का चेक करेगा, और log ऑफ x एट बेस 10 का पावर 5 इज इक्वल टू दिया 100, और जैसे x की वैल्यू आप 10 डालोगे तो आंसर हो जाएगा। 10 डालोगे तो log a 1 का पावर 5 1 ही देगा, और 10 स्क्वायर का 100, तो एस कल टू यहाँ पर 10 वर्बल दिख रहा है, क्या होना चाहिए, जैसे 10 डालोगे इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई, 10 स्क्वायर हो गया, ये 1 पावर 5 वही करेगा, तो दिस विल द आंसर। बोलो जी, कुछ तो बोलो। तो क्या इसको हम ट्राई कैसे मारे, इसका 6th टर्म यहाँ पर 56 है तो 6 टर्म लिख दिया, 8C5 दिस, ये कैंसिल हो जाएगा है ना। इसका एक्स का बेसिस सेम है तो -8 और प्लस का 10 एक्स स्क्वायर बचेगा, इस पावर 5 बचेगा, इजकल टू यहाँ पर 100 बचा। अब गो थ्रू ऑप्शन, ऑप्शन को उठा के बैठा दो, नहीं तो देख लो जैसे आपका 10 करोगे 1 करेगा, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 इजकल टू 10 विल आंसर। तो इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट डू इट, है ना। यहाँ पर देखिएगा, कंसीडर द बाइनरी एक्सपेंशन दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q if the coefficient of x power 3 और x power 6 are equal। तो 10 में इधर से और इधर से बराबर हो जाएगा, तो p इक्वल टू q होगा, है ना, ये q इक्वल टू p होगा, दिस विल बी आंसर, क्योंकि इधर से टर्म बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पर इसके एक्सपेंशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ द कोफिशिएंट x पावर 3 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, है ना, तो 9C2 कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, तो 9C3 का लेते हैं, 9 और p का पावर हो जाएगा 9 - 3 दैट इज 6, और q का पावर हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, और इस पावर 6 कोफिशिएंट में हो जाएगा 9C6 और x टू द पावर p का पावर 3 और q का पावर 6। अब 9C3 9 6 तो बार, क्योंकि इधर से जो टर्म था उधर से टर्म बराबर हो रहा है, कोफिशिएंट बराबर होता है, तो p इक्वल टू q हो जाएगा, इसका p क्यूब इक्वल टू हो जाएगा q क्यूब, साथ साथ दिख रहा है, इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू q, तो q इक्वल टू p, दिस विल बी आंसर। तो उतना टफ नहीं है कि वर्बल नहीं हो सकता है, आप इसको देखोगे, इसका कोफिशिएंट ये तो पता है कि भाई आपका x प्लस a का पावर, हम n में अगर हम x का पावर r का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर NC r और x पावर n माइनस आर और a का पावर r, तो सेकेंड टर्म में आपका r के बराबर होगा, तो सेकेंड पावर 3 करना पड़ेगा, 9C3 तभी तो सेकेंड टर्म का पावर 3, तो q का पावर यहाँ पर 3 होगा, लेकिन हमें s का पावर 3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट इक्वल टू करेंगे, तो इस केस में देखोगे इसमें x पावर 3 कोफिशिएंट आएगा और इसमें x पावर 6 कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ जो r होता है सेकेंड टर्म का पावर r होता है, यहाँ पे r है तो सेकेंड टर्म r का पावर 1 पावर r होता है ना। कोफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, x पावर से लेना देना नहीं, हमको कोफिशिएंट इक्वल कर दिया, तो ये दोनों बराबर, इधर आपका इधर आएगा तो p क्यूब उधर जाएगा, तो q क्यूब p इक्वल टू q। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी देखिएगा, कंसीडर द बाइनरी एक्सपेंशन दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन वन एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ। तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जब बात करोगे तो 9 है, 10 टर्म मिडिल टर्म है दोनों, तो p बाई q हो जाएगा, दोनों टर्म का डिवीजन होगा दिस बाई दिस, x बाई ए या x बाई वाई, तो p बाई q विल बी द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कितना आसान है, रेशियो ऑफ दिस, तो अब मिडिल टर्म इसका जो हम आड होता है तो आड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी पाँचवा और छठा, दीज आर द टू मिडिल टर्म, तो पाँचवा टर्म लिखोगे 9C
4, है ना, पांचवा टर्म में 9c4 हो जाएगा, p का पावर 5 और q का पावर 4 डिवाइडेड बाई, और पांचवा के बाद छठा टर्म होगा 9c5 p का पावर 4 और q का पावर 5। तो ये तो आपस में बराबर हो गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिवीजन। यहाँ p का पावर 4 इधर जाकर p जाएगा, उधर आपका इधर ले जाओगे तो p डिवाइडेड बाई q, तो p बाई q विल बी द रेशियो। साफ साफ जाहिर है ना। तो मिडिल टर्म में क्या है आपको पता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर होंगे, उससे 1 में कैंसिल हो जाएगा। ये पावर का रेशियो देख लेना, इसका पावर ज़्यादा होगा, उसका पावर एक कम होगा, इसमें ये कम रहेगा वो बढ़ जाएगा, है ना। तो वर्बल हो रहा है ये भी। देखिए इसमें क्या है, कंसीडर द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, अंडर व्हाट कंडीशन द रेशियो ऑफ दिस आर इक्वल। इनका रेशियो हमें इक्वल करना है ना। तो करते हैं चलो। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो आप लिखोगे 9c2, है ना, p का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं ना, यस, तो q का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू अगला वाला x पावर 4, तो 9c4, और यहाँ पर क्या होगा p का पावर हो जाएगा 5 और q का पावर हो जाएगा 4। ये कोफिशिएंट इक्वल कर दिया, x पावर 2 का कोफिशिएंट 2 करोगे तो q सेकेंड टर्म पावर 2 हो जाएगा, है ना। x पावर 4 का कोफिशिएंट तो 9c4 लेना पड़ेगा, तभी q पावर 4 आएगा। तो ये तो बराबर ही हो जाएगा कि नहीं बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। 9c2 इज नॉट इक्वल टू 9c4, है ना, क्योंकि इन दोनों का सफिक्स 2 + 4 = 9 नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, इधर इधर डिवाइड करोगे, p पावर 7 है, p पावर 5 है, तो p का पावर यहाँ पर हो जाएगा 2, है ना, डिवाइडेड बाई q का पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9c4 डिवाइडेड बाई 9c2, है ना। इसको आप इधर ले आओ, इसको उधर जा करके पावर दो, q स्क्वायर नीचे आ गया, इधर आपका नीचे आ जाएगा, साथ में 5 जाएगा 2, तो यही आंसर हो जाएगा। अब ये जो आंसर है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर का रेशियो क्या बराबर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन वर्बल थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम लोग कैलकुलेशन लिखेंगे। तो देखते हैं कितना टफ नहीं है। 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब फैक्टोरियल 4, 4 × 3 × 2 × 1 24 होता है। और 9c2 यहाँ पर कलर ही चेंज कर देते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इधर हो जाएगा 9c2 का 9 × 8 डिवाइडेड बाई 2 × 1, है ना, दिस बाई ऊपर चला गया 2 × 1। अब देखिएगा 9 8 9 8 तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 2 6 6, ये कैंसिल हो जाएगा, एक 2 कैंसिल करके यहाँ पर 2 कर दिया, तो 7/2 ऊपर 7 बचा, नीचे 2 बचा, 7/2, तो p स्क्वायर बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2, दिस विल द रेशियो, है ना। तो कुल मिला करके 7/2 बचा, तो 7:2। तो ये भी कैलकुलेशन ये टफ नहीं है, ये थोड़ा सा लिख करके डिवाइड करोगे तो ये p स्क्वायर बाई q आ रहा है, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का जो आ रहा है, तो इसमें थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन आराम से इजीली हो जाएगा। हम लोग वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपका हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो आपको पता है कि जब हम इसके एक्सपेंशन में हम करेंगे तो क्या करना होगा, a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, है ना। तो टर्म तो बेस में 2 ही रहेंगे, a स्क्वायर बाई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और -2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू पावर 9 ही रहेगा। तो 9 में 1 बढ़ाना होगा तो 10 टर्म होंगे, तो वर्बल नहीं पता है क्या। इसको जब आप बेसिस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - 2/x का होल स्क्वायर, और इसका पावर हो गया 9। तो 2 टर्म का जब एक्सपेंशन करते हैं तो n+1 टर्म होते हैं, तो 9 है तो 10 टर्म होंगे, तो वर्बल है, कुछ है ही नहीं। ये तो 2 ही टर्म है ना, a + b - b, एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो टर्म तो 2 ही रहा। तो बाइनोमियल में 1 + x कैसे होता है, x + y का पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म होते हैं, n+1, तो n तो वही रहा आपका, 9 ही रहा, तो 9 से 1 बढ़ा देना 10 हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या करोगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में आपको बात करनी है। Among all the coefficient of the term, coefficient of 6th term has the highest value। तो ये पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में करते हैं तो मिडिल टर्म क्या होता है, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट हाईएस्ट रखता है मिडिल टर्म का। तो आपका इसमें टर्म कितने हैं, 11, तो 11 हैं, क्योंकि
n की वैल्यू 10 है ना, तो हम लोग 10 डिवाइडेड बाई 2 5 और प्लस 1 सिक्स टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो जब 11 टर्म होंगे तो मिडिल टर्म छठा होगा। निकालने के लिए तरीका होता है इवन होता है तो डिवाइडेड बाई 2 देन प्लस 1 विल बी द टर्म। तो 5 1 6 सिक्स टर्म मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म का ही तो यानी ये सही होगा, क्योंकि मिडिल टर्म का ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है। हम लोग पाते हैं 1 से बढ़ते बढ़ते मिडिल तक बढ़ते हैं, फिर मिडिल से घटते घटते 1 आता है। पास्कल ट्रायंगल में आप पता होगा, इधर से पहला उधर से पहला सेम होता है, इधर से दूसरा सेम होता है, इधर से तीसरा उधर से तीसरा, तो मिडिल तक बढ़ता है तो फिर मिडिल से घटते घटते 1 हो जाता है। तो मिडिल टर्म विल हैव द हाईएस्ट कोएफिशिएंट, तो हाईएस्ट वैल्यू रखेगा, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकेंड है द कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ नाइन्थ। तो इधर से जो तीसरा और उधर से तीसरा, इधर से नवा उधर से तीसरा होगा तो आपस में बराबर होंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट दिस, बिल्कुल सही, ये भी सही है, तो ये भी सही है। तो इस केस में ए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि आपको पता है इधर से पहला उधर से पहला सेम, इधर से दूसरा इधर से, तो इधर से तीसरा और उधर से तीसरा सेम होगा, तो इधर से नवा जो होगा उधर से तीसरा होगा, है ना। आप 11 टर्म है, 11 में उधर नवा जब बात करोगे तो 11वां 10वां और नवा, तो उधर से तीसरा हुआ, इधर से पहला दूसरा तीसरा। तो पता है कि पास्कल ट्रायंगल में क्या मिडिल केस में सिमेट्रिक होता है, तो कोएफिशिएंट बराबर होंगे। तो ये तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हाट इज द n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड वन अरेंज इन असेंडिंग पावर ऑफ x। तो अगर हम इनको हम असेंडिंग पावर x में करें तो n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें देखा जाए कि 2n प्लस 1 होंगे, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 2n प्लस 1th टर्म ही मिडिल टर्म होगा। तो मिडिल टर्म में क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म में ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिडिल टर्म का बाइनरी कोएफिशिएंट हो जाए ट्वाइस एन सी एन, इस टर्म का हो जाएगा ट्वाइस एन सी एन हो जाएगा, यानी ये है, और यहाँ टर्म होता है तो एक कम होता है, तो दिस विल बी आंसर, है ना। क्योंकि आप क्या करोगे, जब यहाँ पर x प्लस 1/x है, दूसरा टर्म रेसिप्रोकल है, तो ये आपका इधर से पहला टर्म का पावर डिक्रीज होगा, दूसरे का बढ़ेगा, तो मिडिल टर्म ही एब्सोल्यूट हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हाट इज द n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड वन अरेंज इन असेंडिंग पावर। तो इधर से इंड n प्लस 1th टर्म होगा या बिगिनिंग से होगा, वो मिडिल ही टर्म होगा, तो मिडिल टर्म आपका एब्सोल्यूट टर्म होगा। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर ही हो जाएगा, क्योंकि टोटल टर्म 2n प्लस 1 है, उसमें मिडिल टर्म कैसे निकालते हो, तो इवन है तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो n प्लस 1th टर्म चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, है ना, दिस विल बी आंसर। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें क्या करोगे, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसके एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या करोगे, तो वही अभी बताया है n, है ना। तो पावर इसका 1/2 इंटू 10 5/2 प्लस हाफ 5/2 2, तो r की वैल्यू 2 यानी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म ही यहाँ पर क्या होगा, एब्सोल्यूट टर्म होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या लिखोगे 10c2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका 2 का स्क्वायर, तो 10c2 क्या होता है, 10c2 होता है 45 इंटू 4 180 180 विल बी आंसर, है ना। क्योंकि अभी बताया था इसमें x पावर p प्लस 1/x पावर q का पावर n में एब्सोल्यूट टर्म के लिए r जो होता है n इंटू पी डिवाइडेड बाई p प्लस q, शुरुआत में ही बताए थे, है ना। तो यहाँ पर क्या करो, ये n यानी x प्लस a है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू हाफ डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ, तो यानी 10/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/2। तो यहाँ पर इस केस में क्या बचा, 10/2 5/2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 बचा। तो r की वैल्यू 2 मतलब थर्ड टर्म, तो t3 एब्सोल्यूट टर्म होगा, तो 10c2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ले रहे हैं ये सेकंड ले रहे हैं, है ना, इंटरचेंज कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 45 इंटू 4, तो 180, दैट्स आई दिस विल बी आंसर। तो आराम से वर्बल हो सकता है तो वर्बल हो जाएगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस, ये वाला कंसेप्ट शुरू में बताए हैं, पता होगा। तो r की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 आ गई तो इसका थर्ड टर्म तो हो जाएगा 10c2 और यहाँ पे इस टर्म का स्क्वायर, ये सेकंड है ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट है पहला वाला, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये सेकंड है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, बाकी तो x रहेगा नहीं क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 और 10c2 को पता है 10c2 मतलब 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 45 होगा, 45 इंटू 4 180 वर्बल हो जाएगा। मूव करते हैं इस क्वेश्चन में,
इसको कैसे वर्बल करोगे कि दिस 1 + 2x + x स्क्वायर का पावर 6 इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल हो गया है भाई, इसका एक्सपेंशन कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर a0 a1 a2 अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो इक्वल टू -1 डालना होगा, सारे पॉजिटिव होते हैं इक्वल टू 1 डालते है ना। तो इस केस में और कोफिशिएंट प्रोडक्ट में होता तो डिवाइड डिफरेंशिएट करते। तो जैसे इक्वल टू -1 डालोगे आपका इसमें तो ये आंसर मिल जाएगा a0 -a1 + a2 -a3 ये आ जाएगा। तो इक्वल टू -1 डालोगे तो 1 -2 और -1 का पावर 6, 1 1 कैंसिल 2 पावर 6 64 विल द आंसर। जैसे इक्वल टू -1 डालोगे तो आपका क्या मिला, -1 + 2 और -1, -1 का होल स्क्वायर -1 रहेगा पावर 6, तो 2 पावर 6 इज व्हाट 64, 2 का पावर 6। तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट यहाँ पर निकालना आ रहा है। तो लेकिन अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू -1 डालोगे तो इधर उसका रिजल्ट आ जाएगा, इधर इसकी वैल्यू आ जाएगा, वर्बल आ जाएगा। ऐसा मैंने किया। अगर सारा प्लस प्लस होता तो इक्वल टू 1 डालते तो उसका रिजल्ट आता 1 + 2 और -1, तब भी वही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत आसान, ये भी n × p, तो यहाँ पहला ये दूसरा, तो पावर 1 में तो 10/2 यानी 5 डिवाइडेड बाई 2.5, 5/2 तो 2 बचेगा, यानी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म लिखोगे तो टर्म 10c2 और सेकंड टर्म का स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर, तो 10c2 45 डिवाइडेड बाई 1/3 स्क्वायर, यानी 45 डिवाइडेड बाई 9, 5 विल बी द आंसर, 5 विल बी द आंसर, है ना। अभी प्रीवियस क्वेश्चन अभी हम इस टाइप का किया है। तो 10c2 क्योंकि थर्ड टर्म विल बी द आर की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, np डिवाइडेड बाई np + q, है ना। तो यहाँ पर दिस और 1/3 का पावर सेकंड टर्म का पावर 2 हो जाएगा, तो 45 डिवाइडेड बाई 9 अभी तो किया उस टाइप का, है ना। दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस पावर का जोड़ोगे तो आर की वैल्यू 2 मतलब थर्ड टर्म पता है 45 और इस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर पावर 2 है, इतना पूछेगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। सब वर्बल है, कितना आसान तो है। देखिए यहाँ पर क्या करोगे, द वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट क्या वही चीज, सेम क्वेश्चन, n × p 9 × 2 18 डिवाइडेड बाई p + q 18 डिवाइडेड बाई 3 6, यानी 6 आर की वैल्यू 6 तो 7वां टर्म। तो टर्म पूछ रहा है तो 7वां टर्म, अच्छा 7वां टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द टर्म 7वां टर्म होगा। तो 7वां टर्म कैसे निकालोगे इसका, तो 7 9c हो जाएगा, 9c 6, तो 9c6 = 9c3, तो 9c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करोगे इधर 3 और इधर आपका 4, 12 12 × 7 84, तो दिस विल बी आंसर, है ना। तो r की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, r की वैल्यू आपका 2 × 9 18 डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी r की वैल्यू आपकी हो जाए 18 डिवाइडेड बाई 3 6, तो 7वां टर्म होगा। तो 7वां टर्म हो जाएगा कि 9c यहाँ पर 6 और यहाँ पर बस यही हो गया, है ना। तो 9c6 = 9c3 एब्सोल्यूट टर्म चाहिए, एक्सेस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कोई वर्बल कर सकते हो, 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, तो 2 कैंसिल 4 कर दिया, ये कैंसिल 3 कर दिया, तो 3 × 4 12, 12 × 7 है 84, 84 विल बी आंसर। दिस इज व्हाट आई हैव डन इट वर्बली। तो कौन सी बड़ी बात है, आर की वैल्यू वर्बल आ रहे हैं, np डिवाइडेड बाई p + q बता चुका हूँ, तीसरा चौथा क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो आर की वैल्यू 6 का मतलब 7वां टर्म, 7वां टर्म मतलब हो जाएगा 9c6, 9c7, ये r होता है +1 होता है तो r होता है, 7 है तो 6 कम होता है, यही तो वैल्यू मन में कैलकुलेट करना है। तो 9c6 = 9c3, CR = n-r प्रॉपर्टी पढ़ोगे, इसको इसमें घटाओ 3। अब इसकी वैल्यू क्या नहीं कर सकते हो, 9 8 7 डिवाइडेड बाई 6, तो कैंसिल करोगे आपका 2 से 3 से कैंसिल करके 12 × 7 84 आ जाएगा। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द लास्ट 2 डिजिट इन द वैल्यू ऑफ दिस। तो लास्ट 2 डिजिट इसके लिए आप करोगे 9 का इतना पावर रेज करो कि इसमें है यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 का पावर 100। अब 81 पावर 100 तो यूनिट डिजिट तो 1 रहेगा और 8 को इसके एक्सपोनेंट के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो, 8 × 0 आपका 0, तो 0 1, तो लास्ट 2 डिजिट विल बी दिस विल द आंसर। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो है 9 का पावर 200 को आपको 9 को इतना रेज करो कि आपका यूनिट डिजिट 1 आ जाए, 9 स्क्वायर का पावर 100 हो जाएगा, ये मन में कर सकते हो। यहाँ 81 का पावर 100 हो जाएगा
तो इसकी जो वैल्यू होगी उसका यूनिट डिजिट, इसका बेस का यूनिट तो 1 ही होगा, और टेंस डिजिट का क्या करते हैं, बेस का टेंस डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, तो 8 इंटू 0 0, तो दिस विल बी द लास्ट 2 डिजिट। नहीं तो इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करोगे, 80 प्लस 1 का पावर आप 100 लिखोगे, तो लास्ट वाला तो 1 का पावर 100 1 ही रहेगा, लास्ट बट 1 क्या रहेगा, 80C 99 का मतलब 80C 1 और 80 100C है, 100C 1 एक्चुअली 100C 99 होगा, तो 100C 99 100C 1 80, और यहाँ पर आ गया हो जाएगा 100C 2 80 स्क्वायर, ऐसे चलेगा ये करके। तो ये लास्ट है 1 और इसका आपका हो जाएगा 0 0 0 308, तो लास्ट का आपको 2 डिजिट चाहिए, बाकी इसमें भी आपका 3 0 रहेगा ही कम से कम, है ना, बाकी और 0 रहेगा, 0 तो बढ़ता रहेगा, तो लास्ट 0 0 1, यहाँ पर 0 1 विल बी द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एक्चुअली लिखना है। तो ऐसे करो, नहीं तो ये चीज़ आपको इतना पावर रेज करो कि यहाँ पर यूनिट डिजिट पे बेस में 1 आ जाए, तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 रहेगा, यहाँ 1 होता है तो 1 ही रहता है, एक्सपोनेंट कुछ भी हो। और टेंस डिजिट का लिए रूल होता है कि बेस का वैल्यू का टेंस डिजिट और एक्सपोनेंट का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 इंटू 8, 8 इंटू 0 0 0 आ जाएगा। तो ये ऐसे शॉर्टकट हो गया, और नहीं तो बाइनोमियल से एक्सपेंड करके लास्ट 2 टर्म एक्चुअली जोड़ोगे कि क्या वैल्यू आ रही है, उसी का अनुसार पता चल जाएगा। इसका 1 रहा है, इसका इसमें 0 रहेगा तो 0 1, बाकी और 0 बढ़ रहे हैं, तो इधर तो कोई फर्क पड़ेंगे, लेकिन इधर तो फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ 2 0 मिल गए, उसके बाद तो 0 और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि इधर पावर बढ़ता रहेगा जब एक्सपेंड करोगे। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। x पावर 4 occurs in rth term in the expansion of this, then what is the value of r, यानी टर्म पूछ रहा है, तो हम r की वैल्यू निकालते हैं तो टर्म एक बढ़ा के बोलते हैं, तो r की वैल्यू इसमें निकालेंगे जनरल तरीके से, तो क्या करोगे 15CR, x पावर 4 का पावर हो जाएगा 15 माइनस r, और 1/x पावर 3 का पावर r, और ये क्या दिया है, x पावर 4 चाहिए ना, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो 15CR x पावर 60 माइनस ये आपका 4r, इधर दिया माइनस 7r, 7r डायरेक्ट ले देते हैं 7r, है ना, और ये जो आपका इक्वल टू कितना चाहिए, 4, कलर चेंज, इक्वल टू 4 चाहिए ये, क्योंकि x पावर 4 आकर इन अर्थ टर्म, तो हम लोग TR प्लस 1th टर्म में हम x पावर 4 आकर तो इक्वल टू x पावर 4 आकर करा देंगे, तो r की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी आपको, कितना मिलेगी, तो r की वैल्यू आपका 56 8 आएगी, 8 आएगी। तो इस केस में जब r की वैल्यू 8 आती है तो टर्म एक बढ़ा के लिखते हैं, तो नवा टर्म, तो 9th टर्म होगा, 9th टर्म होगा, टर्म तो 9th टर्म, है ना, क्योंकि rth टर्म x पावर आकर इन rth टर्म, टर्म पूछ रहा है, तो r की वैल्यू यहाँ पर 8 आई तो नवा टर्म हो जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पर 9 लिखेंगे, क्योंकि इसमें जब हम लिखते हैं ना TR प्लस 1 तो इक्वल टू ये जो बेसिक फार्मूला होता है R प्लस 1, तो यहाँ पर एक कम होता है, तो r की वैल्यू 8 आई तो टर्म हो जाएगा नवा, है ना, इस केस में r है तो r प्लस 1 टर्म हो जाएगा, तो r की वैल्यू इसके अनुसार आई। तो जब इस टर्म में किस टर्म में आपका x पावर 4 आएगा, तो x पावर यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो r वैल्यू बता देगा, तो इसका एक्सपोनेंट 4 से इक्वल कर दिया, तो r बता दिया कि r की वैल्यू अगर 8 डालोगे तो x पावर 4 आ जाएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पर 8 फिक्स हुई, तो टर्म पूछ रहा rth टर्म, तो यह नवा टर्म हो जाएगा, क्योंकि जो वहाँ पर r वैल्यू आती है वो वहाँ पर एक बढ़ा के बोलना पड़ता है टर्म, क्योंकि rth टर्म की बात कर रहा है ना, तो इसलिए आंसर विल बी 9th टर्म। तो इसी टाइप का जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत सारा चीज़ आराम से वर्बली बन जाएगा, केवल 10-15-20% क्वेश्चन में ही आपको पेन का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज वर्बल कैलकुलेशन बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बट इसकी थ्योरी कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो इसी टाइप का आप प्रैक्टिस करोगे, और भी हम लोग PYQ डालते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहना और कोशिश करना 80-90% वर्बल होना, ऐसे आदत डालोगे, उसके लिए कंसेप्ट पहले क्लियर हो, उसके बाद वर्बल प्रैक्टिस करो, आराम से बनेगा। तो हम आज इतने रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।